Assalamualaikum students, welcome to the channel Learning Hub. You are going to study more and more with passage of time, so stay tuned, subscribe the channel, press the bell icon, like, comment and share. In this video we are going to talk about the normal French या जिसको हम एंग्लो नॉर्मल पीरियड कहते हैं. तो ये स्टार्ट होता है 1066 से और एंड होता है 1350 में. इस पीरियड को नॉर्मल फ्रेंच पीरियड भी कहते हैं, एंग्लो नॉर्मल पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1066 है और तकरीबन ये 1350 में एंड होता है. अब इसका स्टार्ट इस तरह से होता है कि जैसे ही नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट होती है इंग्लैंड की, जब विलियम द कनकरर जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी कहलाते थे, उन्होंने बैटल ऑफ हेस्टिंग में इंग्लिश किंग को शिकस्त दी. तो इस पॉइंट से ही स्टार्ट हो जाता है हमारा नॉर्मल फ्रेंच पीरियड. ये कॉन्क्वेस्ट एक्चुअल में काम ऐसे करती है कि एंग्लो सैक्सन की जो रूलिंग क्लास थी उसको तब्दील कर देती है नॉर्मल रूलर्स के साथ, और वहाँ पर फ्रेंच कल्चर, पॉलिटिकल और लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस लेकर आते हैं ये नॉर्मन रूलर्स अपने साथ. अब अगर हम एक लिटरेरी पर्सपेक्टिव से देखें तो इस इवेंट में हमें नज़र आता है कि ओल्ड इंग्लिश डोमिनेंस का एंड हो जाता है, लॉन्ग ट्रांजिशनल फेज जो थी वो शुरू हो जाती है और आहिस्ता से ये लोग मिडल इंग्लिश लिटरेचर की तरफ मूव कर जाते हैं. पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो जो नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट है वो सेंट्रलाइज्ड पार करती है किस तरह से कि तमाम जो लैंड थे उन जो किंग की प्रॉपर्टी थी उनको वो डिक्लेयर कर देते हैं. फ्यूडलिज्म को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है. नॉर्मल नॉबल्स जो होते हैं वो वहाँ की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, कोर्ट्स होती है या आर्मी होती हैं, उन सब को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं. और इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बहुत ही कम सर्वाइव करती हैं. गवर्नेंस जो थी वो फ्रेंच में होने लग गई, यानी उनका जो सारे का सारा ऑफिशियल वर्क था वो फ्रेंच में होने लग गया, और जो रिकॉर्ड से जितने रिकॉर्ड्स पड़े हुए थे वो लैटिन में थे, और इंग्लिश जो थी वो ऑफिशियल यूज़ से बिल्कुल बाहर थी, यानी उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जा रहा था. तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि किस तरीके से पॉलिटिकली जो लैंग्वेज है वो शिफ्ट हो गई रूलर्स के शिफ्ट होने के साथ साथ. तो लैंग्वेज उन्हीं की यूज़ होने लग गई जो लोग यहाँ पर आके जिनकी फतह हुई थी. तो हमें पता चलता है यहाँ से एक और चीज़ कि लैंग्वेज की कितनी पावर है. लैंग्वेज भी रूलर क्लास वाली ही ऑफिशियल्स में यूज़ होने लग गई. तो यहाँ पर हमें सोशल रिजल्ट नज़र आता है कि समाजी तौर पर क्या रिजल्ट था नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट का. तो हमें एक डीप और लास्टिंग सोशल कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर नज़र आते हैं कि यहाँ पर लिंग्विस्टिकली और सोशली जो इंग्लैंड था वो 3 क्लासेस में डिवाइड हो चुका था. सबसे पहली क्लास थी रूलिंग क्लास. अब रूलिंग क्लास जो थी वो कौन थे? वो नॉर्मन्स थे. ठीक है, रूलिंग क्लास उस टाइम पर नॉर्मन्स थे और वो फ्रेंच बोलते थे, तो वही लैंड को, लॉ को और गवर्नेंस को रूल कर रहे थे. सेकंड थे जी क्लर्जी और स्कॉलर्स. ये इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, ये लोग लैटिन बोलते थे क्योंकि मजहब जो था वो लतीनी जुबान पर था उस टाइम पर, और ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे एजुकेशन के, थियोलॉजी कहते हैं रिलीजन को, तो रिलीजन के और रिकॉर्ड कीपिंग के. फिर जो तीसरे थे वो कॉमन पीपल थे. ये कौन थे? ये उस टाइम के एंग्लो सेक्सन्स थे, जो वहाँ पर लोग, आम लोग थे जिनके ऊपर नॉर्मन जो थे वो आकर रूल करने लगे. तो एंग्लो सेक्सन कॉमन पीपल थे, वो इंग्लिश बोलते थे. उसके अंदर हमारे पास फार्मर्स, लेबर्स और क्राफ्ट में आते हैं. तो लैंग्वेज जो है वो एक पैमाना बन गई कि वो क्लास को बताती है. अगर आप फ्रेंच बोलते हो तो इट मीन्स कि आप रूलिंग क्लास से बिलोंग करते हो. अगर आप लैटिन बोलते हो तो इट मीन्स आप क्लर्जी क्लास से बिलोंग करते हो. अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो इट मीन्स कि आप कॉमन पीपल हो. जिस तरह आज के दौर में है कि अगर हम उर्दू पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इट मीन्स कि हम जो हैं वो क्या हैं, या पंजाबी बोलते हैं तो हम कॉमन पीपल्स हैं, और अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो एलीट क्लास है. तो इसी तरीके से लैंग्वेज जो थी उस टाइम पर भी एक डिस्टिंक्शन पैदा कर रही थी कॉमन, क्लर्जी और रूलिंग क्लास में. तो जो फ्रेंच थे वो रूल करने के लिए इस्तेमाल होती थी, लैटिन पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती थी, और इंग्लिश जो थी वो सर्व करने के लिए इस्तेमाल होती थी एज अ कॉमन पर्सन. तो यहाँ पर हम देखते हैं लिटरेरी एंगल से, तो ये एक्सप्लेन करता है हमें कि क्यों इंग्लिश टेम्परेरी जो है उस टाइम पर इंग्लिश लिटरेचर में जो आर्जी तौर पर डिक्लाइन आया, क्योंकि ऑलमोस्ट जो था वो एलीट क्लास का सपोर्ट खो चुकी थी इंग्लिश लिटरेचर. फिर आता है जी यूनियन ऑफ रेस एंड नेशनल आइडेंटिटी. तो यहाँ पर हमें नज़र आता है इनिशियली जो नॉर्मन्स और सेक्सन्स थे वो एक दूसरे के दुश्मन ही रहे, लेकिन बाद में जनरेशन्स के बाद उन्होंने आपस में इंटर मैरिजेस कर ली, एक दूसरे के साथ शादियाँ कर ली, कल्चर बाउंड्रीज जो थी उनकी वीक हो गई, और एक सिंगल नेशन के तौर पर ये सारे दोनों के दोनों नॉर्मन्स और सेक्सन्स जो थे वो ब्लेंड हो गए और वो एज अ वन नेशन जो है वो इमर्ज होकर आए. तो नॉर्मन जो है वो फतह जो है कॉन्कर्स, जो नॉर्मन कॉन्कर्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता जो इंग्लिश को अपनी आइडेंटिटी मानने लग गए और उसको इन्फ्लुएंस करने लग गए.
तो फिर इस तरीके से ये दोनों लैंग्वेजेस भी फ्यूज़ हो गई, आपस में मर्ज हो गई और वो एक नेशनल यूनिफाइड नेशनल लिटरेचर के तौर पर बाद में आ गई। फिर है यूनियन ऑफ लैंग्वेजेस कि किस तरीके से फ्रेंच, लैटिन और इंग्लिश का आपस में यूनियन हुआ। तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इस पीरियड की वो है जी लिंग्विस्टिक्स, कि किस तरीके से जो इंग्लैंड है वो ट्राइलिंगुअल बना। ट्राइलिंगुअल होता है यानी 3 ज़ुबानें बोलने वाला। फ्रेंच जो थी वो उस टाइम पर लॉ में इस्तेमाल होती थी, यानी कोर्ट, क्राइम और जस्टिस में। गवर्नमेंट में होती थी यानी क्राउन और पार्लियामेंट यूज़ करती थी। कल्चर में यानी ब्यूटी के तौर पर, फैशन में, आर्ट में, और क्यूसाइन यानी बीफ, मटन और पोर्क वगैरह में फ्रेंच यूज़ जो थे वो करते थे। फिर लैटिन जो है वो रिलीजन में होती थी, सैल्वेशन, एंजल और प्रेयर। फिर लर्निंग में जिसमें वो शो करती थी जी, यूज़ होती थी लाइब्रेरीज़ में, स्टडी में, ग्रामर में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स आते हैं। फिर इंग्लिश जो थी वो कोर वोकैबुलरी थी, ग्रामर और सनटेक्स्ट था उसमें, इमोशनल और एवरीडे जो एक्सप्रेशंस के लिए इस्तेमाल होती थी, आम लोगों की ज़ुबान थी वो थी। अब इंग्लिश जो थी वो बहुत से वर्ड्स अपने अंदर जो थी वो जज़ब करने लग गई, और उसमें अभी तक जो था वो ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क भी था। तो क्या हुआ कि ये जो है इन सारी ये तीनों लैंग्वेजेस का आपस में होता है एक ब्लेंड, एक फ्यूजन हुआ, और फिर मिडिल इंग्लिश प्रोड्यूस हो जाती है। ये एक लैंग्वेज थी जो कि अब जो मिडिल इंग्लिश थी वो बहुत ही ज़्यादा रिचर थी, बहुत फ्लेक्सिबल थी, और उसके अंदर बहुत ही एक्सप्रेशंस यूज़ हो रहे थे बनिस्बत ओल्ड इंग्लिश के। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर फ्रेंच, लैटिन और ये सारे वर्ड्स मर्ज हो गए थे बोरोइंग टेक्निक से, यानी कुछ वर्ड्स लैटिन से आ गए, कुछ फ्रेंच से आ गए, और वो एक ब्लेंड मिक्सचर हो के हमें इंग्लिश मिली जो कि मिडिल इंग्लिश है। उसके बाद है इफेक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर। तो हमें नज़र आता है डिक्लाइन ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। तो अब हमें नज़र आता है कि जो पिछला ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर थी उसमें डिक्लाइन होने लग गया। जो लिटरेटिव हीरोइक पोइट थी वो पोइट्री थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई, और उसके बाद मोनेस्ट्रीज थी उन्होंने लैटिन में लिखना शुरू कर दिया, और जो कोर्ट्स थे उन्होंने फ्रेंच रोमांसिस को यूज़ प्रेफर किया इंस्टेड के वो कोई ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की करेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते। तो अब यहाँ पर इंग्लिश का जो सर्वाइवर है वो ओरल जो है वो ट्रेडिशन में होना शुरू हुआ। कॉमन लोग इसे इस्तेमाल करते थे, फोक थीम्स में, इडियम्स में इसको प्रिजर्व किया गया इंग्लिश को। तो जो लिटरेचर है वो मरा नहीं, बल्कि वो उसका जो चेंज कर दिया उसने अपने मीडियम को भी और ऑडियंस को भी। तो इस तरह से ये सर्वाइव होना और कंटिन्यू होना शुरू हो गया। रिजल्ट ये निकलता है कि पोइट्री जो थी उस टाइम पर लिंग्विस्टिक हायरार्की जो थी वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती थी। सबसे पहले तो फ्रेंच पोइट्री जो कि कोर्ट के तौर पर फ्लोरिश हुई, फिर लैटिन पोइट्री जो रिलीजियस राइटिंग को दिखाती थी, इंग्लिश पोइट्री जो बहुत ही ज़्यादा आहिस्तगी से और लोकली आम लोगों के अंदर सर्वाइव की। तो फिर जो न्यू पोएटिक फॉर्म्स थी उस टाइम पर वो इंग्लैंड में एंटर होती हैं, और जो राइम हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं एलिट्रेशन से, यानी एलिट्रेशन को रिप्लेस कर देती है राइम। और जो कोर्ट जो लव करते थे उनका लव रिप्लेस हो जाता है हीरोइक वॉरफेयर में। फिर रोमांटिक और रिलीजियस थीम्स जो थे उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट होना शुरू हो गए। ये जो चेंजेस थे इन सब ने इंग्लिश पोइट्री को बाद में आने वाले रिवाइवर के लिए तैयार किया। अब इंग्लिश डायलेक्ट उस टाइम पर जो यूज़ होते थे वो कौन से थे? वो नॉर्दर्न, साउदर्न, कैंटिश और मिडलैंड के थे। उनके दरमियान में जो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट था उसने बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पर गलबा पा लिया। लंदन जो था वहाँ पर वाक़या था, इसलिए वहाँ पे ट्रेड में एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होने लग गई। फिर बाद में जो लिटरेरी फिगर्स थे उन्होंने भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। तो डायलेक्ट जो था वो स्टैंडर्ड इंग्लिश बन गया। ठीक है, डायलेक्ट वो यानी वो मुकालमे जो वो यूज़ करते थे, जो जुमले वो यूज़ करते थे, जो लहजे वो यूज़ करते थे, उनको डायलेक्ट्स कहते हैं। तो वो स्टैंडर्ड इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया, और यही वो पीरियड था जो कि लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत अहमियत का हामिल रहा। अब यहाँ पर अगर करेक्टरिस्टिक्स देखें कि नॉर्मल फ्रेंच लिटरेचर की करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, तो सबसे पहले तो ये था कि जो फ्रेंच और लैटिन थे उस टाइम पर ये जो थे वो गालिब थे। तो अल्टीमेटली उनकी लैंग्वेज का भी हमें इन्फ्लुएंस इंग्लिश लिटरेचर पर आता है। फिर डिक्लाइन हो चुका था जो पुरानी ओल्ड इंग्लिश हीरोइक पोइट्री थी उसका। फिर रोमांसेस और कैनोनिकल्स का एकदम से राइज नज़र आता है इस पीरियड में। यहाँ पर कोर्टली लव को दिखाया जाता है, फिर रिलीजियस इन्फ्लुएंस दिखाया जाता है, फिर एलीट ऑडियंस के लिए लिटरेचर लिखने लग गए राइटर सारे, और आहिस्ता आहिस्ता मिडिल इंग्लिश की तरफ ये लोग चले गए। तो इसलिए इसे हम कहते हैं कि ये ट्रांजिशनल पीरियड भी था उस टाइम का, कि जो ओल्ड इंग्लिश से डायरेक्ट जो है वो मिडिल इंग्लिश की तरफ आ रहा था। इंपॉर्टेंट राइटर्स की बात करें तो जेफरी ऑफ मॉनमाउथ जिसने हिस्टोरी ऑफ रेगम ब्रिटानिया लिखा, ये एक लेजेंडरी हिस्ट्री थी ब्रिटिश किंग्स की, और बाद में ऑर्थेरियन लिटरेचर से ये जो है वो इन्फ्लुएंस हुई। फिर है वेस ने लिखा रोमन डी ब्रूट, और ये एक फ्रेंच क्रॉनिकल पोइट्री थी जो बाद में जेफरी ने अपने काम जो वर्क
थी उसके अंदर अडॉप्ट की। और फिर उसके बाद आता है लेयामन, ये इसने लिखी थी ब्रूट, और ये लिखी गई मिडल इंग्लिश के दरमियान में, और मतलब उसके अर्ली पीरियड के अंदर, और ये इसके अंदर हमें ओल्ड इंग्लिश स्पिरिट को नॉर्मल इन्फ्लुएंस के साथ दिखती है ये राइटिंग। उसके बाद आता है ऑर्म ने लिखी थी ऑर्म्यूलम, ये एक रिलीजियस वर्ड्स थी और ये इंपॉर्टेंट रहती है जी मिडल इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी के लिए। लॉन्ग टर्म लिटरेरी सिग्निफिकेंस देखें तो नॉर्मन फ्रेंच जो पीरियड था वो उसने इंग्लिश वोकैबुलरी को ट्रांसफॉर्म किया, एक न्यू लिटरेरी जॉनरा लेकर आया, और इसने इंग्लिश को प्रिपेयर किया स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, यानी उसने मेयारी इंग्लिश की तरफ वो ले गया। और फिर इसने बाद में जो है वो एक ब्रिलियंट किस्म के जॉफ्री चौसर को भी जो थे वो हमें एज अ फिगर नज़र आए, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में जिनका बहुत बड़ा किरदार है। तो ये हमें नज़र आता है कि अगर ये पीरियड ना होता तो मिडल इंग्लिश लिटरेचर एग्जिस्ट ही ना करती। तो यहाँ पर ये जो हमें नॉर्मल फ्रेंच पीरियड नज़र आ रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस का हामिल है, और ये सिर्फ एक एज नहीं थी बल्कि ये ट्रांसफॉर्मेशन और प्रिपरेशन की एज थी, जहाँ पर इंग्लिश जो टेम्परेरी तौर पर तो अपना मकाम खो चुकी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लिंग्विस्टिक्स के अगर हम देखें तो वर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा वुसअत आ गई, फिर स्टाइल में वर्सटैलिटी आ गई, और डिफरेंट रेसेस का लैंग्वेजेस का आपस में फ्यूजन होता है, और एक पावरफुल लिटरेरी ट्रेडिशन हमें नज़र आता है। तो यहाँ पर एक कोटेशन है कि द Norman conquest did not destroy English literature, it delayed it in order to enrich it. इसने नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ने डिस्ट्रॉय नहीं किया इंग्लिश लिटरेचर को, बल्कि इसने इसमें ताख़ीर की ताकि वो उसे इनरिच कर सके। तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर जिसके अंदर हमने हर चीज़ कवर करने की कोशिश की। Thank you so much. If you like the video, then subscribe, stay tuned, like, comment and share.